हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीएफ एनबीएफसीज के बारे में। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इशू किया गया है आईटीएफ एनबीएफसीज के लिए। तो इसी के आज हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे कि आईटीएफ एनबीएफसीज होते क्या हैं और जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं इनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई का सर्कुलर है ये, रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर आईटीएफ एनबीएफसीज। इस हेडिंग के साथ इस सर्कुलर को इशू किया गया था। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसको तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईटीएफ एनबीएफसीज होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आईडीएफ है उसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यानी कि आईडीएफ है, ये क्या होते हैं? तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब यहाँ पे आईडीएफ को सेटअप किया जा सकता है एज अ ट्रस्ट या फिर एज अ कंपनी। जो ट्रस्ट बेस्ड आईडीएफ होता है वो रजिस्टर्ड होता है आईटीएफ म्यूचुअल फंड के तौर पे, और इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं पे अगर ये कंपनी बेस्ड आईडीएफ है तो वो रजिस्टर्ड होता है आईटीएफ एनबीएफसीज के तौर पे। और क्योंकि देखिए एनबीएफसी को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसीलिए आईटीएफ एनबीएफसीज को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपको तो आईडीएफ एनबीएफसी क्या है? ये एक एनबीएफसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एग्जैक्ट डेफिनेशन आईडीएफ एनबीएफसीज का जो कि आरबीआई के द्वारा दिया गया है, तो वो क्या है यहाँ पे देखिए। तो आईडीएफ एनबीएफसीज का मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिनको कि परमिट किया गया है रीफाइनेंस करने के लिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जिसने कि एटलीस्ट 1 साल कंप्लीट कर लिया है। जब से ये शुरू हुआ तब से 1 साल ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पे आईडीएफ एनबीएफसी रीफाइनेंस कर सकती है। इसके अलावा जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आईडीएफ एनबीएफसी को परमिट किया गया है फाइनेंस करने के लिए एज अ डायरेक्ट लेंडर। अब देखिए यहाँ पे जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है 2016 में इसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको ग्रांट कर दिया जाता है किसी हाईवेज को, कि वहाँ पे जो टोल कलेक्ट किया जा रहा है वो पर्टिकुलर जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो कर सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए। इनके द्वारा टोल कलेक्ट किया जाता है और इसके बदले में ये क्या करते हैं, भारत सरकार को एक लंप सम अमाउंट जो है वो दे देते हैं। अब यहाँ पे भारत सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप करती है। तो यहाँ पे ये होता है टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे भी जो आईडीएफ एनबीएफसी है उसको परमिट किया गया है फाइनेंस करने के लिए एज अ डायरेक्ट लेंडर। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे डेफिनेशन हो गया आईडीएफ एनबीएफसीज का। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आईडीएफ एनबीएफसीज के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग किया जाता है तो उसके रोल को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उसके लिए जो पूरा रेगुलेशन है उसको हार्मोनाइज करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है आईडीएफ एनबीएफसीज के लिए। अब यहाँ पे रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इन आईडीएफ एनबीएफसीज का एटलीस्ट नेट ओन फंड जो है वो 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है CRAR वो मिनिमम 15% का होना चाहिए, जिसमें 10% टियर 1 कैपिटल का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आईडीएफ एनबीएफसी है, अब जाहिर सी बात है कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ये कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास फंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंड कैसे कैसे रेज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो आईडीएफ एनबीएफसी यहाँ पे रूपी या फिर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू करके जो फंड है वो रेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मिनिमम 5 साल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो इनका जो एसेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट है उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया गया है कि वो इससे कम मैच्योरिटी पीरियड वाले बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं और यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स भी इशू कर सकते हैं, उसके जरिए भी ये जो पैसा है वो रेज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है कम मैच्योरिटी पीरियड वाला, 5 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाला, और जो कमर्शियल पेपर है अगर वो इशू करके पैसे रेज कर रहे हैं तो वो कितना तक इशू कर सकते हैं? तो इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसका 10% ही ये
कम टेन्योर वाले बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे रेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बॉन्ड रूट के अलावा ये जो IDF NBFCs हैं ये पैसे रेज कर सकते हैं लोन रूट से अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो फॉरेन सोर्स से जो इंडियन कंपनियां हैं वो फॉरेन सोर्स से फंड रेज करती है। तो यहाँ पे इसके बारे में कहा गया है कि IDF NBFCs जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए लोन रूट के थ्रू जो है फंड रेज कर सकती है। हालांकि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए ये फंड रेज कर रही है तो जो ये बोरोइंग होना चाहिए वो उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, मिनिमम ये 5 साल के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई इंडियन बैंक्स है जो कि फॉरेन में उसका कोई ब्रांच है तो फॉरेन ब्रांच के जरिए जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू पैसा जो है वो लिया जा रहा है IDF NBFCs के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे और क्या कहा गया है, पहले क्या था कि IDF NBFCs के लिए ये रिक्वायर्ड था कि उनको कोई बैंक या फिर NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्पॉन्सर करे। तो अभी जो ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस लाया गया है इसमें इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। अब ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो IDF NBFCs हैं उनके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसके अलावा उनका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है इन सबको एग्जामाइन किया जाएगा जैसे दूसरे NBFCs को एग्जामाइन किया जाता है उस तरीके से। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे IDF NBFCs के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी था कि अगर ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका कि कोई प्रोजेक्ट अथॉरिटी है तो उस केस में इनको एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में इंटर करना पड़ता था। किसके साथ? तो प्राइवेट एंटिटी और जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है उसके साथ। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्शनल बना दिया गया है। तो ये सारी बातें हमने कर ली IDF NBFCs के लिए जो रिवाइज्ड गाइडलाइन लाया गया था उसके बारे में। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि जो IDF हैं वो ट्रस्ट बेस्ड भी होते हैं जिसको कि IDF म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने सारे भी NBFCs हैं वो एलिजिबल हैं IDF म्यूचुअल फंड्स को स्पॉन्सर करने के लिए। हालांकि अगर कोई NBFC IDF म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करता है तो उस केस में इसको पहले RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा और कुछ कंडीशन जो है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन तो है ऐसे NBFC का जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए और जो CRAR है वो मिनिमम 15% का होना चाहिए। इसके बाद ऐसे NBFC का जो NPA है वो 3% से कम होना चाहिए इसके नेट एडवांसेस का। और यहाँ पे ये NBFC एटलीस्ट 5 साल से एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इसके अलावा इसका पिछले 3 साल का जो यहाँ पे ये पिछले 3 साल से प्रॉफिट अर्न कर रही हो और इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। अगर कोई NBFC ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो यहाँ पे जो RBI का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है उसको अप्रोच कर सकती है IDF म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करने के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर में कही गई हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितनी सारी भी बातें हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।